नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। तो देखिए, जब देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों से भारतीय मांग करते थे कि हमारा जो राज्य है, राज्य का गठन भाषा के आधार पे होना चाहिए। उस समय अंग्रेज कहते थे कि राज्य का गठन जो है वो प्रशासनिक आधार पे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे किया जाएगा। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो लोगों की ये मांग उठने लगी कि हमारी जो राज्य है वो भाषा के आधार पे गठित किए जानी चाहिए, भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो इन सब को देखते हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी। एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी। किसके अध्यक्षता में? एस.के. धर। तो ये नाम आपको याद रखना है, एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय नियुक्ति की गई, जो कि ये देखता कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे होना चाहिए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। कौन देखता? एस.के. धर कमेटी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ये जो एस.के. धर कमेटी था, एस.के. धर कमेटी, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मनाही की, इसका विरोध किया और बोला कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। एक्चुअली सभी नेता और जो भी बुद्धिजीवी लोग थे वो इस बात से डर रहे थे कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि वो राज्य आगे चल के खुद ही देश बनने की मांग करने लगे और वो भारत देश से अलग हो जाए, भारत से टूट जाए। ठीक है, वहाँ पे आंदोलन होने लगे भारत से अलग होने का। तो इसकी वजह से नेताओं के मन में ये था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो एस.के. धर कमेटी सब कुछ देखते हुए, जांचते हुए उन्होंने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये जो नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को एकदम याद रखिएगा। एस.के. धर, एस.के. धर कमेटी, एस.के. धर कमेटी, एस.के. धर कमेटी। किसके लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। एग्जाम में कभी ना कभी यहाँ से पक्का आ जाएगा, एस.के. धर कमेटी। और कितने सदस्य कमेटी का गठन किया गया था? 4 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, 4 सदस्य आयोग बनाया गया था। अब आगे देखिए, एस.के. धर कमेटी जो है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो अब क्या होता है कि धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया की एक समिति का गठन किया। एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने एक और समिति का गठन किया, जिसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया। ये 3 व्यक्ति थे, इन तीनों का नाम याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया। ये तीनों सदस्यों ने ये मिलकर के जांच किया कि जो एस.के. धर ने अपना रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही है कि नहीं और हम लोगों का क्या फैसला होना चाहिए। तो ये कमेटी जो है ये भी बोली कि इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया और इन्होंने भी भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन के मांग को खारिज कर दिया। बोला कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। एस.के. धर कमेटी ने सही कहा है। नेहरू, पटेल एवं सितार मैया, नेहरू, पटेल एवं सितार मैया, नेहरू, पटेल एवं सितार मैया, जिनको जे.भी.पी. समिति, जे.भी.पी. कमेटी कहा जाता था, के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो जैसे ही नेहरू, पटेल और सितार मैया की समिति रिपोर्ट देती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, वैसे ही मद्रास राज्य, ठीक है, उस समय किस नाम से जाना जाता था? मद्रास राज्य। तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी, तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे वो आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्री रामल्लू। कौन कर रहे थे? पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू।
पोट्टी श्रीरामल्लू मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू। ये जो पोट्टी श्री रामल्लू हैं ये आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। ये पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। पोट्टी श्री रामल्लू की 58 दिनों तक आमरण अनशन पे बैठने के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये पोट्टी रामल्लू जो थे कितने बंदर थे, बंदर पन्ना दिखाएं कि इन्होंने आमरण अनशन किया और मर गए। ठीक है, कब मर गए? 1952 में। 1952 याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा कि 1952 में, ये बर्थ याद रखिएगा कि 1952 में मर गए। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पे से के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो जैसे ही पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु होती है तो आंदोलन और भी तीव्र हो जाता है। आंदोलन इतनी तीव्र हो जाता है कि अंत में जो सरकार होती है, सरकार को ये बात मानना पड़ता है कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री नेहरू थे इनका मन तो नहीं था, लेकिन आंदोलन इतना तीव्र हो गया और लोगों की इच्छाओं को देखते हुए इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी कि हम तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाएंगे। और इसी के तहत 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। पहला भाषा के आधार पे किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। ये डेट याद होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1953। अब देखिए 1 अक्टूबर मतलब एक व्यक्ति के मरने से, पोट्टी श्री रामल्लू के मरने से, एक पोट्टी श्री रामल्लू जो टूअर व्यक्ति था मर गया। एक टूअर व्यक्ति के मरने से 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू जो थे 1952 में मरते हैं और 53 में क्या होता है? आंध्र प्रदेश राज्य की गठन होती है। उसके अगले साल ही गठन हो जाती है। कब होती है? एक टूअर आदमी मरा। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू याद करने का तरीका। ठीक है, 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को मरा, एक टूअर आदमी मरा और 1953 में क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? करनूल थी। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिकर थे। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद क्या होता है कि उसके बाद एक आयोग बनाया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है 1953 में। कब बनाया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और फिर एक आयोग बनाया गया। अब ये आयोग जो है ये क्या करेगी कि ये हर जगह देखेगी कि कहाँ कहाँ भाषा के आधार पे राज्य को बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। तो इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया? फजल अली को। फजल अली इसके अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। तो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन होने के लिए हर जगह आग लगाया जाने लगा। आग, ठीक है, हर जगह जलने लगा। तो जलने लगा तो इसी वजह से याद करने का तरीका है, इसी वजह से अध्यक्ष किसे बनाया गया? फजल अली को। ये देखिए जल, ठीक है, हर जगह जब जलने लगा, आंदोलन होने लगा, आग लगने लगा कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, तो इन सबको शांत करने के लिए किसको लाया गया? जल को, फजल अली को। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बनाएगा? फजल अली। याद रखिएगा, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। इसके साथ 2 और सदस्य थे, उनका नाम था पंडित हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिकर। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ।
कब हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में। अब जुलाई 1956 में हुआ तो छपाक से कितने राज्यों का गठन कर दिया गया जुलाई 1956 में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसको याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। अब देखिए 14 राज्य, इसको याद रखने का ये भी तरीका हो सकता है कि 8वीं अनुसूची में शुरुआती समय में 14 ही भाषा थी, 14 ही राजभाषा शामिल थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी और 14 राज्य का गठन किया गया, 14 राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है, एकदम भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित हुआ, जुलाई 1956 में, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। ठीक है, आगे देखिए नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दी। देखिए एक नंबर बात हुआ कि नवंबर 1954 में जो फ्रांस है, जिस पे फ्रांस का कब्जा था, वो क्षेत्र भारत सरकार को सौंप देती है। वो क्षेत्र कौन कौन सी थी? वो 4 क्षेत्र थी। वो 4 क्षेत्र कौन सी? पौंडीचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल। पौंडीचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल ये भारत सरकार को सौंप देती है। कब सौंपती है? एक नंबर बात हुआ नवंबर 1954 1954 में। अब देखिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये 5 है तो F से 5। ठीक है, आप 4 दिए, मतलब फ्रांस को एकदम फोड़ के हमने क्या किया कि चारों क्षेत्र ले लिया। ठीक है, फ्रांस को फोड़ के ले लिया, F4। ठीक है, तो 54 इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि नवंबर 1954 में फ्रांस ने हमें 4 बस्ती दे दी। ठीक है, आगे देखिए 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुआ और 28 मई 1956 ईस्वी को जो फ्रांस ने भारत को क्षेत्र दिया उस पर संधि हुआ और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज क्षेत्र का गठन किया गया। और ये जो 4 क्षेत्र मिले थे इन सभी को मिलाकर के पौंडी संघ राज क्षेत्र, मतलब पौंडी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन से 4 क्षेत्र थे? एक बार फिर से देख लीजिए, पौंडीचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल। कब दिया था? नवंबर 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा 54 F से फ्रांस। आगे देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो क्या हुआ कि भारत सरकार का इससे मनोबल बढ़ा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति कहता है कि ठहरो हम दिखाते हैं, ठहरो हम दिखाते हैं। ठहरो से 18, दिखाते हैं से दिसंबर। ठीक है, ठहरो हम दिखाते हैं, एक शर्ट पहन के गोवा में पुर्तगालियों को गाली देंगे। एक शर्ट पहन के गोवा के बीच में पुर्तगालियों को गाली देंगे। एक शर्ट पहन के, इमेजिन कर लीजिए आप ही हैं कि आप कह रहे हैं कि एक शर्ट पहन के गोवा के बीच पे पुर्तगालियों को गाली देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 18 दिसंबर, ठहरो दिखाते हैं, 18 दिखाते हैं दिसंबर, एक शर्ट पहन के 1961। ठीक है, वाइट शर्ट पहन के गए और पुर्तगालियों को गोवा में गाली देने लगे। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत के अभिन्न अंग बना लिया गया और 12वां संविधान संशोधन करके गोवा, दमन व दीव को प्रथम अनुसूची में रखा गया। 12वां संविधान संशोधन, 12वां से इसको ऐसे याद रखिए कि कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? गोवा बीच पे। ठीक है, कहाँ? गोवा बीच पे। इस पे गाना भी बना हुआ है। तो गोवा बीच जब भी आएगा तो ध्यान में आ जाएगा बाहर से याद आ जाएगा 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन के जरिए गोवा, दमन व दीव को प्रथम अनुसूची में रखा गया और इस तरीके से ये भारत का अभिन्न अंग बन गया।
आपको पता है कि प्रथम अनुसूची में जो भी चीज़ रखा जाता है वो भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में कितने हैं? 28 है, जबकि 1956 में कितने थे? 14 थे। और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और उस समय कितने थे? 1956 में 6। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, ये याद रखिएगा आपके 5 उंगली। और भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद? 5 क्षेत्रीय परिषद। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन राष्ट्रपति करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये जो क्षेत्रीय परिषद गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसके जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। और किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? या तो केंद्र के होम मिनिस्टर द्वारा, सेंट्रल होम मिनिस्टर द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है और वही अध्यक्ष होता है किसका? क्षेत्रीय परिषद का। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। और उस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आता है उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं उसमें से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो बात आ रही होगी समझ में कि जो केंद्रीय मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। और इस केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन कौन कर सकता है? होम मिनिस्टर कर सकता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर कर सकता है और राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखिए, तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं और प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। यहाँ केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्षेत्रीय परिषद का गठन ये सोच के किया गया है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उनको अच्छे से सुधारा जाए, उनके बीच में मिठास लाई जाए। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का मेन मकसद केंद्र और राज्य के बीच में मिठास लाना है। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। और ये क्षेत्रीय परिषद जो है ये 1956 में ही, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया, उसी समय साथ में एक क्षेत्रीय परिषद को भी 1956 में बनाया गया। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद 1956 में बनाया गया। अतः यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब कानूनी बॉडी है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक मतलब निकाय नहीं है, मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। किसकी? क्षेत्रीय परिषद की। ये कानूनी बॉडी है, कानून ने इसे बनाया है। आगे देखिए, भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। देख लीजिए कौन कौन से। तो यदि आपका भारत का नक्शा थोड़ा दिमाग में है तो ये जानने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय उत्तर भारत की ओर, ये देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती, ये आ जाइए भारत के मध्य में, तो मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद। इसका मुख्यालय इलाहाबाद, यूपी में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी इधर आ जाइए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल इधर। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद आ जाइए पश्चिम में, भारत के पश्चिम में इधर, तो भारत के पश्चिम में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आ जाइए दक्षिण में, ये दक्षिणी भारत में, तो इस दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ पे मुख्यालय है? चेन्नई में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आता है। आगे देखिए मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, वैसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो बना रहेगा, और मैप को देखिएगा तो उससे पता चलेगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी में कौन? बिहार पूर्व में है भारत के, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, और बिहार है तो झारखंड भी होगा, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो सातों बहन
ये जो 7 सिस्टर्स है, ये 7 सिस्टर पूरा हो गई। यहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम हो गया। और उसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में मुख्यालय है। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है, इसमें आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर तथा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये तो 5 क्षेत्रीय परिषद हो गए। उसके अलावा एक क्षेत्रीय परिषद के ही तरह एक पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया। पूर्वोत्तर परिषद जो है क्षेत्रीय परिषद से थोड़ा सा बढ़ चढ़ के काम करती है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन है वो संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। कब? 1971 में। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। मतलब कि 1971 में अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया और 8 अगस्त 1972 को पूर्वोत्तर परिषद जन्म लिया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। मतलब कि 7 सिस्टर और एक ये जो एक्स्ट्रा है सिक्किम सम्मिलित है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, सिक्किम एक एक्स्ट्रा सम्मिलित है। अब 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। 1994 में जो सिक्किम है पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। कब? 1994 में। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद का, और इसका भी कार्य वही है जो क्षेत्रीय परिषद का है, लेकिन थोड़ा बहुत और बढ़ा करके है। क्षेत्रीय परिषद का क्या काम है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को सुधारना और अच्छा बनाना। ठीक है, तो पूर्वोत्तर परिषद का अस्तित्व में कब आया? 8 अगस्त 1972 को। ठीक है, बहते हुए आ गया एकदम ब्रह्मपुत्र नदी से 1972 को। ठीक है, और अधिनियम कब पारित हुआ था? 1971 में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।